अस्सलाम वालेकुम। एच-बेस एनालिसिस ऑफ जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये है आज का हमारा टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल हमने पढ़ा है, जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा, पूरा नावल हमने अच्छे से डिस्कस किया पिछली तमाम वीडियोस के अंदर। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक और राइटर हैं जिनका नाम है चिनुआ एचेबे। उन्होंने इस नावल को किस तरह से एनालाइज़ किया है और इस पे किस तरह का क्रिटिसिज्म किया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चिनुआ एचेबे हैं कौन। तो चिनुआ एचेबे एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट, बेसिकली वो अपने नॉवलिस्ट होने से फ़ेमस है, लेकिन वो पोएट और क्रिटिक भी हैं। और यहाँ पे हम उनका क्रिटिसिज्म ही एक तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने कैसा क्रिटिसिज्म किया है इस नावल के ऊपर, हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऊपर। जो चिनुआ एचेबे हैं वो अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर बहुत प्रोमिनेंट फिगर है और कलोनियलिज्म के ऊपर बहुत सारा कुछ उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये भी पोस्ट कलोनियल राइटर ही हैं। और कलोनियलिज्म को जहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो इन्होंने कॉलोनाइज्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब किया है। यानी कि एक होता है कॉलोनाइज़र, जिसने कलोनियलिज्म पूरा स्टार्ट किया होता है, पूरी अपनी हुकूमत जो है वो दूसरों पर मुसल्लत की होती है। और एक होता है कॉलोनाइज्ड, वो जो कि उसके नीचे पिस रहा होता है, यानी कि जो नेटिव्स होते हैं जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही होती है वो होते हैं कॉलोनाइज्ड। तो एचबे जो है वो कॉलोनाइज्ड के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो लोग हैं जिनके ऊपर मुसल्लत किया गया है एक और हुकूमत को, वो उन लोगों के पर्सपेक्टिव से लिखते थे, ना कि कॉलोनाइज़र के पर्सपेक्टिव से। अब इस नावल के अंदर, हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, जब जोसेफ कॉनरेड लिखते हैं अफ्रीकन नेटिव्स के बारे में, तो एचबे का कहना है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कॉलोनाइज़र का है, ना कि कॉलोनाइज्ड का, क्योंकि मार्लो भी कॉलोनाइजर्स में से एक था और वो मार्लो के हिसाब से लिख रहे हैं उस नावल को, क्योंकि नरेटर मार्लो है और प्रोटैगनिस्ट भी मार्लो है। तो मार्लो के हिसाब से वो बताते हैं कि मार्लो को क्या कुछ फेस करना पड़ता है जब वो अफ्रीका में एंटर होता है। तो यही सारी चीज़ एचबे इसी वजह से कॉनरेड को कहते हैं अ ब्लडी रेसिस्ट। मतलब इनका वो नावल पढ़ने के बाद, हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो उनको इस तरह के अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ हम जानेंगे आज की पूरी वीडियो के अंदर। और इसमें हम ये, आप लोगों के पास इस टाइप का एक सवाल भी आ सकता है कि इज़ द नॉवल अ क्रिटिक ऑफ कलोनियलिज्म और एन एग्जाम्पल ऑफ इट। क्या आपने प्रूव करना है कि नॉवल एक कलोनियलिज्म का क्रिटिक है, यानी कि क्रिटिसिज्म है एक तरह का कलोनियलिज्म के ऊपर, या फिर एक उसकी एग्जाम्पल है। तो अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ ऑफ चिनुआ एचेबे, वो एक एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे कलोनियलिज्म को कहीं पे भी इस नावल के अंदर, हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, बल्कि हर जगह इसकी मिसालें ही दी गई हैं। और ये कलोनियलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उसके हक़ में है, क्योंकि ये कॉलोनाइज़र्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। कॉलोनाइज़र्स हमेशा से समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, इस तरह से उनको कॉलोनाइज़ करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे जोसेफ कॉनरेड ने इसके हक़ में बात नहीं की, कलोनियलिज्म के हक़ में कहीं भी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कलोनियलिज्म के जितने भी इफ़ेक्ट्स बताए हैं वो सारे सिर्फ कॉलोनाइज़र्स पे बताए हैं। तो नावल में कहीं पे भी कॉलोनाइज्ड के पर्सपेक्टिव से बात नहीं की गई। इसीलिए ये जो नावल है ये इफ़ेक्ट ऑफ कलोनियलिज्म को तो डील करता है, बट सिर्फ यूरोपियंस की तरफ से, और इसको हम कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन। के वाइट मैन के ऊपर कलोनियलिज्म जो है वो एक तरह का बर्डन है, और उनके ऊपर एक तरह की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जितने खुद सिविलाइज्ड हैं दूसरों को भी उतना सिविलाइज़ करें। ये है कॉन्सेप्ट कलोनियलिज्म का, जो कि यूरोपियंस के ख़्याल में है। तो आगे हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इस नावल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस नावल को एक कलोनियलिज्म की एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट करती हैं। सबसे पहला है अटैक बाय द नेटिव्स। हमने स्टोरी में देखा कि जब मार्लो और उसके जो क्रू मेंबर्स और उसके साथी होते हैं वो सारे इनर स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे कर्ड्स होता है, तो रास्ते में उनके ऊपर हो जाता है एक अटैक, जो कि करते हैं अफ्रीकन नेटिव्स, नेटिव अफ्रीकन जो हैं वो करते हैं, और वो एरोज़ के साथ उन पर अटैक करते हैं। और जब वो एरोज़ के साथ अटैक करते हैं, जो बोट के अंदर लोग होते हैं वो जवाबी वार करते हैं, अपनी गन्स को शूट करते हैं, और वो उसका रीज़न वहाँ पे दिया गया है नावल के अंदर, जो कि है फ़ियर ऑफ द अननोन। यानी कि एक ऐसी अननोन स्ट्रेंज फ़ोर्स जो कि उनको अटैक कर रही है, उसके फ़ियर में सिर्फ़ वो जवाब देते हैं, बाकी उनका और कोई कसूर नहीं होता। ये वहाँ पे बताया गया है। और जो गन फायर है उससे बिल्कुल भी नेटिव्स जो हैं वो स्केयर नहीं होते, बल्कि मार्लो की शिप वालों को ही अपनी जान बचा के भागना पड़ता है, वरना वो जो नेटिव्स हैं वो इतने कोई सैवेज किस्म के लोग होते हैं कि वो शदीद तरीन अटैक कर रहे होते हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेटिव्स हैं उनको कितना बुरे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, उनको कोई भी सिविलाइज्ड नहीं दिखाया गया, उनको एक तरह के सैवेज लोग दिखाए गए हैं, जंगली किस्म के जो होते हैं। आगे आ रहा है अफ्रीकन नेटिव्स, फिर से नेटिव की है, उनको जहाँ पे बारबेरियंस दिखाया गया, वो एक और कौन-सी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कहीं पे भी नॉवल में, कहीं पे भी, ये एक जनरल बात है। पिछला जो था वो सिर्फ अटैक से स्पेसिफिक था, ये एक जनरल बात है कि नॉवल में जनरली इनको हर जगह
बारबेरियंस और इस टाइप की लफ्ज़ कह के मुखातिब किया गया है। इनको दिखाया गया कि इन पे जहालत छाई हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब जाहिल किस्म के लोग दिखाए गए। अब वो क्यों दिखाए गए, इन्होंने यहाँ पे बताया कि इनका कोई कल्चर नहीं होता, इनके कोई सिविलाइजेशन नहीं होती, मतलब कोई तहज़ीब, कोई तमीज़ कुछ नहीं है इनके अंदर, और जाहिल लोग हैं, मतलब इनमें कोई इल्म का नाम की चीज़ भी नहीं है। जबकि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और एजुकेटेड लोग हैं, और वो चाहते हैं कि यही नॉलेज और एजुकेशन यहाँ पे स्प्रेड किया जाए अफ्रीका के अंदर। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये लोग उनकी वेल्थ के पीछे यहाँ पे आए थे, ना कि लोगों को कोई फ़ायदा देने के लिए। और वेल्थ क्या चीज़ थी कि आइवरी यहाँ से ट्रेड करके अपने यूरोप में भिजवाते थे। आइवरी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और रेयर किस्म की चीज़ थी इन लोगों के लिए, वो भिजवाते थे अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अफ्रीकन जो नेटिव पीपल हैं उनको कहा गया है कि उनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं था। उनके पास एक्चुअली सिविलाइजेशन, उनका एक बाकायदा कल्चर था जो कि इग्बो कल्चर है वहाँ का, अफ्रीका का। और चिनुआ अचेबे ने अपने नॉवेल्स और अपनी राइटिंग्स के अंदर इस इग्बो कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, सिर्फ इसलिए ताकि कॉनरेड जैसे राइटर्स को पता चले जो कहते थे कि वो लोग अनसिविलाइज थे, उनको पता चले कि उनके पास सिविलाइजेशन, उनके पास कल्चर सब कुछ मौजूद था। तो इसीलिए भी एक और रीज़न है कि इस नॉवल को हम कह सकते हैं कि ये रेसिज्म और कलोनलिज्म की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। आगे आता है पोर्ट्रेयल ऑफ द नेटिव्स। तकरीबन सारी पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, कि वो सभी नेटिव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो पोर्ट्रेयल ऑफ नेटिव्स था थ्रू वर्ड्स, कि कैसे वर्ड्स का इंतखाब किया गया है इन नेटिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो नेटिव पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि हैं फाइन फेलोज़, कैनिबल्स, देयर प्लेस, मतलब ये है फुल लाइन जो मार्लो ने उनके बारे में बोली। और इससे ऊपर वाली जो लाइन लिखी गई है, ये वो लाइन है जो कि कर्ड्स की मिस्ट्रेस के बारे में बोली गई, उसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई कि क्या थी, शी वाज सैवेज एंड सुपर, वाइल्ड आइड एंड मैग्निफिसेंट, यानी कि इस तरह बताया गया है उसको। तो स्टिल वो मेल हों, वो फीमेल हों, वो जो भी हों, उनको सैवेज हर जगह बयान किया गया है, कहीं कैनिबल्स, कहीं कुछ। तो मतलब डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए गए, लेकिन सब कहीं ना कहीं नेगेटिवली डील किए गए हैं अफ्रीकन नेटिव्स को डिस्क्राइब करते हुए। एक और है यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी। अब नेटिव्स को यहाँ तक बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है, बुरे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि एनिमल इमेजरी को एसोसिएट कर दिया गया है उनके साथ। किस तरह की एनिमल इमेजरी है? एनिमल इमेजरी एक तो एसोसिएट की गई है, और दूसरी बात ये की कि उनको सब ह्यूमन क्रिएचर्स कहा गया। मतलब इस तरह से उनको बयान किया गया कि ह्यूमन ही ना लगे वो, ऐसा लगे कि ह्यूमन से भी कोई निचली क्रिएशन है, कोई निचला तबका है, तो वो हैं अफ्रीकन नेटिव्स। मतलब इतने बुरे तरीके से उनको यहाँ पे नॉवल के अंदर बताया गया है। ये जो सारे वर्ड्स की एक मैंने लिस्ट दी है, ये वो तमाम तर वर्ड्स हैं जो कि जोसेफ कॉनराड ने इस नॉवल के अंदर इस्तेमाल किए हैं अफ्रीकन नेटिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि कैसे अफ्रीका और यूरोप का कंपैरिजन किया गया है। अफ्रीका को कहा गया है एंटीथेसिस ऑफ यूरोप। एंटीथेसिस क्या होता है? बिल्कुल एक चीज़ का दूसरा ऑपोजिट, ठीक है? डाइकोटमी भी इसी चीज़ को कहते हैं कि दो ऑपोजिट्स जहाँ पे पाए जाएँ, दो चीज़ें, दो पार्ट्स जहाँ पे पाए जाएँ। तो एथिक्स के एरिया में अगर देखा जाए तो वहाँ गुड कौन है, यूरोप, और बैड कौन है, अफ्रीका। लॉजिक के लिहाज से अगर देखा जाए हमेशा, तो राइट कौन है, यूरोप, और रॉन्ग कौन है, अफ्रीका। और कल्चर के लिहाज से देखा जाए तो सिविलाइज्ड कौन है, यूरोप, और अनसिविलाइज्ड है अफ्रीका। तो मतलब इस तरह से हर जगह ऑपोजिट तरीके से डील किया गया है यूरोप और अफ्रीका के दरमियान। और अफ्रीका जो है उसको एक प्रिमिटिव लैंड कहा गया है इस नॉवल के अंदर। जो मार्लो है, जब वो आता है, जब वो एंटर होता है, तो वो कहता है वी वर वैंडरर्स ऑन अ प्री हिस्टोरिक अर्थ। ये मार्लो ने कहा था जब वो एंटर हो रहा है अफ्रीका के अंदर। और साथ ही साथ हम देखते हैं जो टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो भी बताता है कि अफ्रीका को डार्कनेस कहा गया, बल्कि डार्कनेस का भी हार्ट कहा गया। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अपने हार्ट पे या कोर पे सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ अपनी साइड्स की तरफ हल्की, और हार्ट यानी कोर की तरफ, सेंटर की तरफ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरह यही बताया गया कि जहाँ पे वो गए थे कॉन्गो, जो कि अफ्रीका के सेंटर में, अफ्रीका का हार्ट है एक तरह से, तो वो हार्ट ऑफ डार्कनेस भी है। वहाँ पे डार्कनेस भी सबसे ज़्यादा है जिधर मार्लो गया है वहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये बताया गया है कि जो अर्थ की प्री हिस्टोरिक एक तरह से अर्थ आ गई, मतलब अर्थ जो आजकल है उससे बहुत पुरानी, कोई हिस्ट्री से भी पुरानी जगह पे वो एंटर हो गई। इतनी कोई पुराने ज़माने की, इतनी कोई अजीब सी स्ट्रेंज लैंड दिखाया गया है अफ्रीका को इधर। तो एक प्रिमिटिव लैंड दिखाया गया, और साथ ही साथ अफ्रीकन्स को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो अफ्रीकन्स हैं वो डेविल वर्शिपिंग और ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसी चीज़ें करते हैं, और ये उसके मुताबिक जो है मतलब अफ्रीकन्स की जहालत शो करती है। और साथ में कॉनराड ने इस नॉवल के अंदर सिर्फ वाइट मैन्स बर्डन पे फोकस किया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसने सिर्फ वाइट मैन्स बर्डन पे फोकस किया कि कॉलोनाइजेशन के बाद या कॉलोनाइजेशन के दौरान
जो यूरोपियंस हैं उन पे क्या असर पड़ा है उस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस का। उसने कभी नहीं ये बताया अपने नॉवेल्स या अपनी राइटिंग्स के अंदर कि अफ्रीकन नेटिव्स को क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो एक एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियलिज्म है, और राइटर जोसेफ कॉनराड को चिनुआ एचेबे ने क्यों एक रेसिस्ट कहा है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि इस नॉवल के अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स हमें नज़र आता है कि कहाँ-कहाँ जोसेफ कॉनराड ने सिर्फ यूरोपियंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को दिखाया है, ना कि अफ्रीकन्स के पर्सपेक्टिव से। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।